सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में जो कि ब्लॉग से हट करके एक पॉडकास्ट होने वाला है। मेरे जो सीनियर, मेरे जो भैया रशिया में, डॉक्टर कृष्ण चौधरी, तो मैं आज उनके साथ हूँ पॉडकास्ट में। एक एज अ पॉडकास्ट बन रहा है जो कि बहुत हेल्पफुल होगा। जो भी स्टूडेंट आने वाले हैं और भी लोग जो कि रशिया आने वाले हैं, वो ऐसा नहीं है कि कबर दिनों में ही, और भी यूनिवर्सिटी जो भी हैं वहाँ आने वाले हैं, वो बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी भैया की। तो आओ मैं भैया से मिलवाता हूँ। देखा होगा भैया का ब्लॉग, मैं डिस्क्रिप्शन में जो है भैया के चैनल की लिंक भी डाल दूंगा। ठीक है, तो आ जाओ भैया से मिलवाता हूँ। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज डॉक्टर किशन चौधरी। आपके जो भी सवाल होंगे, शिवम के जो भी सवाल होंगे, सबके जवाब दिए जाएंगे और ट्रांसपेरेंसी से दिए जाएंगे। बिल्कुल कोई ऐसा स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ ऐसा इश्यू नहीं है। जो आपको क्वेश्चन लगेगा आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, शिवम के साथ वीडियो पर भी, और जो भी वीडियो मेरी मेंशन करेगा या मेरा चैनल मेंशन करेगा वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शिवम। भैया, बच्चे मतलब ऐसा जो स्टूडेंट्स थे, वो हम्म, बहुत मेरे पे कमेंट आया है कि भैया अगर हम लोग यूनिवर्सिटी चूज करते हैं हम्म, तो उसका एक ओवरऑल बजट हम्म। फीस को हटा करके क्या देखें कि लिविंग एक्सपेंसेस यहाँ कितने हो सकते हैं, कि एक देखिए, मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सकती है कि नहीं कर सकती। जब भी आप एडमिशन लेते हैं, जब भी कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है, तो काउंसलर्स जितने भी इंडिया में हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स बोल सकते हैं, आप कंपनीज बोल सकते हैं, एजेंट्स बोल सकते हैं, वो आपको सिर्फ ट्यूशन बेसिस पे बताते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की इतनी फीस है, आप यहाँ पे एडमिशन लीजिए। लेकिन सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं होती। रशिया में आने के बाद आपके बहुत सारे खर्चे होते हैं, जो टोटल ओवरऑल बजट बनता है, जिसका फर्स्ट ईयर का बजट आपका आने वाले ईयर्स जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ईयर्स होते हैं उससे डिफरेंट होता है। फर्स्ट ईयर में क्या क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ है। फर्स्ट ईयर में ट्यूशन फीस होती है। ट्यूशन फीस। उसके अलावा बच्चे का हॉस्टल होता है, और हॉस्टल डिपेंड करता है कि आपको यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट हॉस्टल मिल रहा है या फिर प्राइवेट हॉस्टल मिल रहा है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में अभी रशिया में गवर्नमेंट हॉस्टल की फैसिलिटीज़ कम हो चुकी है। तो ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, बच्चे के मेडिकल्स होते हैं। मेडिकल्स में क्या क्या होता है, मेडिकल में बहुत सारे बच्चे को HIV, कोविड और भी ग्रीन कार्ड के मेडिकल्स होते हैं। यहाँ पे एक ग्रीन कार्ड बनता है जो बच्चों के लिए मैंडेटरी है, बायोमेट्रिक बच्चों को देना पड़ता है, वो चार्जेस होते हैं। इसके अलावा एक शब्द आपने सुना होगा, OTC, हाँ वन भैया, टाइम चार्जेस। वन टाइम वन चार्जेस। टाइम चार्जेस हर काउंसलर के अलग होते हैं, ठीक है। जेन्युइनली अगर आप देखेंगे तो वन टाइम चार्जेस $600-700 तक लोग पे करते हैं यूनिवर्सिटी में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो उनके वेज होते हैं कैसे वो पे कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में। बाकी हर काउंसलर के OTC अलग होते हैं। किसी का $1500 होता है, किसी का $1800, किसी का $1000। तो ये भी आपके एक बजट का पार्ट है, आप इसको भी काउंट कर सकते हो। ट्यूशन, हॉस्टल, मेडिकल्स और OTC, ये चीज़ें आपकी रशिया में लगनी होती हैं। हम्म। रशिया में इन सब चीज़ का खर्चा होता है। इसके अलावा आता है आपका पर्सनल एक्सपेंसेस रशिया में। पर्सनल एक्सपेंसेस में आपका खाना, आप महीने का मंथली कितना एक्सपेंस कर रहे हो, और बच्चे का ट्रैवलिंग। फर्स्ट ईयर में तो मेरे हिसाब से जो आप टोटल पे करते हो उसमें फ्लाइट आ जाती है। सेकंड ईयर से बच्चा खुद सेल्फ टिकट्स वगैरह बुक करता है, करता है। तो ये पर्सनल एक्सपेंसेस में आ जाता है। तो ये टोटल बजट जाता है। तो ट्यूशन फीस के अलावा आप इन सब चीज को भी टोटल करेंगे तो एवरेज किसी भी सस्ती से सस्ती यूनिवर्सिटी का खर्चा आपका 6-6.5 लाख तक फर्स्ट ईयर होता है। अब इस टाइम पीरियड पे, लाइक 2025 में, जो सबसे सस्ती यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें लोगों का कंसल्टेंट चार्जेस, लोगों की फ़्लाइट, लोगों के जो भी ट्यूशन, हॉस्टल और जितने सारे कुछ OTC वगैरह, इन सबको मिला के एवरेज कॉस्ट सबसे सस्ता 6-6.5 लाख के बीच में जाती है सस्ती यूनिवर्सिटी। हमारे OTC बहुत कम है, मेरे पर्सनली खुद के कम है, क्योंकि OTC का मतलब ये है कि बच्चे की जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होते हैं वो जाते हैं। उसके अलावा बच्चा ट्रैवलिंग करता है, बच्चे का 2-3 दिन खाना, बच्चा यहाँ आता है, उसको खाने की व्यवस्था होती है। इन सब चीज़ को टोटल मिला के कॉस्ट अगर आप काउंट करेंगे भी तो $1000-1200 तक जाती ही है एवरेज। लेकिन ये काउंसलर्स का खेल है, उन्होंने अपना अपना अलग अलग बना रखे, किसी ने $1500, किसी ने $2000। तो सबके अलग अलग चार्जेस हैं OTC के। और भैया ऐसा भी बच्चे पूछ रहे थे कि अगर वो आए तो कैसा, मतलब कोई कंसल्टेंट आता है साथ में इंडिया से, हम्म, कि होता है ना भैया, पेरेंट्स कहते हैं ना कि यहाँ से ले गए वहाँ छोड़ दिए। हम्म। ठीक है, तो बस बस आती है कि नहीं, कैसे यूनिवर्सिटी तक बच्चे पहुँचते हैं, तो वो बच्चे पूछ रहे थे, पेरेंट्स पूछ रहे थे। देखिए, ये जिम्मेदारी काउंसलर की होती है। वैसे तो वो आपसे कंसल्टेंट चार्जेस जो होते हैं वो इसी चीज़ के होते हैं कि आप बच्चे को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, बच्चों के साथ किसी को ट्रैवल करा रहे हो, या खुद नहीं कर रहे हो तो किसी ना किसी अपने टीममेट या फिर जो भी उनकी कंपनी के लोग हैं उनको ट्रैवल करा रहे हो, उनके लिए बस अरेंज कर रहे हो एयरपोर्ट पे, रशिया लैंड करने के बाद हॉस्टल तक पहुंचाने की सारी चीज़ें जिम्मेदारी, बच्चों की डॉक्यूमेंटेशन की जिम्मेदारी,
जब तक बच्चा सेफली क्लास में नहीं बैठता है तब तक काउंसलर की ड्यूटी होनी भी चाहिए, और उनको वो कौन कर रहा है उसको चीज़ को कंप्लीट, कौन नहीं कर रहा है, ये चीज़ें आपको पता करनी होंगी। बच्चों से कनेक्ट कीजिए जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वो आपको बेटर बताएंगे। अच्छा, इसके पीछे एक चीज़ और है। कुछ जैसे शिवम है, शिवम मेरा नॉर्मल स्टूडेंट है, ना कोई मेरी कंपनी से ना कोई ये प्रमोशन कर रहा है, वो उसका पर्सनल रीजन था पॉडकास्ट का। तो बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो अपने काउंसलर को प्रमोट करते हैं सिर्फ कमीशन के चलते, लाइक उसके बारे में अच्छा भैया बताएंगे कि भाई मैं इस कंपनी से आया, तुम भी आ जाओ, क्योंकि वो काउंसलर उनको कमीशन प्रोवाइड करता कर है। रहा है। ठीक है, तो सब चीज़ बात जरूरी नहीं है आप एक स्टूडेंट से बात कर रहे हो, 2 4 10 20 जितने भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स आप पता कर रहे हो, यूनिवर्सिटी के बारे में छानबीन कीजिए, पता कीजिए, रिसर्च कीजिए, तब आपको आने में आसानी होगी। और भैया मतलब ऐसा देखा जाए तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं रशिया में जो लोग इंडिया में अफोर्ड नहीं कर पाते, हम्म जिसका गवर्नमेंट में नहीं हो पा रहा है, प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर पा हम्म रहे हैं, तो वो डिसाइड कैसे करें कि कौन सी यूनिवर्सिटी में ही जाए? क्योंकि अभी भैया बहुत जगह कज़ान, क्रीमिया बहुत चीज़ें देखने को मिल रही हैं। कहीं फीस की फ्लक्चुएशन हो रही है, कहीं बच्चों के साथ बहुत हॉस्टल का इशू हाँ, है, बहुत सारी हाँ, चीज़ें हैं, तो बहुत। वो कैसे डिसाइड करें भैया? क्योंकि भैया बच्चा तो डिसाइड नहीं कर पा अगर बच्चा डिसाइड कर रहा है, तो पेरेंट्स समझेंगे कि अभी ये उतना मैच्योर नहीं है। तो अभी देखिए, होते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स, खुद खुद भी ऐसे होते हैं जो खुद ही अपना एडमिशन प्रोसेस करते हैं, खुद ही पेमेंट्स कराते हैं, जिनका पेरेंट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो मेरा पर्सनली मानना ये है कि जब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हो, सबसे पहले तो अगर आपका इंडिया में एडमिशन हो रहा है, आप इंडिया का एग्जाम निकाल रहे हो, नीट एग्जाम क्लियर कर रहे हो, तो उससे बेस्ट तो कुछ नहीं है, सच में कुछ नहीं है उससे बेस्ट। मैं जी पर्सनली भैया। बच्चों को यही सजेस्ट करता हूँ, अगर आपको इंडिया मिल रहा है तो आप वहीं सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग तक वेट करते हैं लोग, आप कीजिए इंडिया। उसके बाद अगर आपको एमबीबीएस ही करनी है और इंडिया में आपको प्राइवेट सीट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक अब्रॉड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है, और जिसमें अब्रॉड में भी रशिया इस टाइम पे पीक पे है। उसका रीज़न ये है कि इंडिया से रशिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, अच्छा हो रहा है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस, और रशिया बहुत डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, हुँ। हमारी यहाँ पे एम्बेसी है, वो बहुत बच्चों की सुनती है, छोटी छोटी चीज़ें तक सुनती है, हेल्प करती है। तो रशिया एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप आना चाहते हैं अब्रॉड के लिए तो। और मैं बोलूँगा कि अगर काउंसलिंग करानी है तो भैया 1 टू 1 काउंसलिंग कर देंगे। तो भैया का नंबर शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, तो आप भैया को व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है? अगर भैया इंडिया में नहीं है, अगर रशिया में भैया आते रहता है अपन लोग को देखने, बच्चे सही हैं कि नहीं हैं, ठीक है? नहीं बिल्कुल, वो आपका पर्सनल चॉइस है। हाँ। आपको जो काउंसलर, जो कंसल्टेंट आपको सूटेबल लगे, जरूरी नहीं हुँ। है कि आप मुझसे ही कनेक्ट करो या फिर मैं ही आपका एडमिशन करा सकता हूँ, नहीं। जो आपको सूटेबल लगे, हुँ। कंफर्टेबल लगे, आप उसको चूज कर सकते हो। जी भैया। भैया और बच्चों का सवाल था कि देखो मैंने सबके यहाँ क्वेश्चंस लिख के रखे हैं, याद रहता नहीं है मेरे को ठीक है, तो भैया एक था कि यहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्या सीन है भैया? देखिए, कुछ लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम की वजह से यहाँ डर जाते हैं नहीं कि नहीं नहीं नहीं, एंट्रेंस एग्जाम बहुत इजी है, और स्पेशली कबर्दिनो बल्गेरिया स्टेट यूनिवर्सिटी का बेसिक्स आते हैं 10th 11th और 12th क्लास के। और आप अगर मेडिकल फील्ड में आ रहे हो तो आप उन बेसिक्स से बिल्कुल वाकिफ़ रहोगे कि भाई ये तो हमने पढ़ा है। ठीक है, लास्ट ईयर यहाँ पे केमिस्ट्री और इंग्लिश का एग्ज़ाम होता था, इस साल इन्होंने केमिस्ट्री हटा के बायोलॉजी और इंग्लिश का कर दिया है, तो वो ईजी और पड़ गया है बच्चों के लिए। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में रशिया में मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में इश्यूज़ नहीं होते। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कजान स्टेट है, फीफू, फार ईस्टर फेडरन, और सेंट पीटर्सबर्ग में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, मॉस्को में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एंट्रेंस बेसिस पे आपको लेती हैं। अगर आपने एंट्रेंस निकाला है, और उनका लेवल ऑफ एग्ज़ाम भी थोड़ा हार्ड होता है उन यूनिवर्सिटीज़ का, फीस भी बड़ी है उनकी, ज़्यादा फीस होती है, शहर बड़े हैं, तो उनके एग्ज़ाम लेने के तरीके भी डिफरेंट हैं, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है। बाकी आप अगर आप में है, आपका बजट अच्छा है और आप उन शहर एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, तो आप बिल्कुल चूज़ कर सकते हो। कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग में एक नॉर्थ वेस्टर्न एक यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, इस साल उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स जा रहे हैं। उसके अलावा सेंट पीडियाट्रिक एक यूनिवर्सिटी है सेंट पीटर्सबर्ग में, वो भी बहुत अच्छे लाइक एजुकेशन में बहुत अच्छे उस पर आता है उसका। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एंट्रेंस एग्जाम का आप इशू नहीं कीजिए, क्योंकि आप 10वीं 11वीं में पढ़े होते हो, वही सेम क्वेश्चंस आप नीट में भी देते हो, वही चीज़ें होती हैं। और भैया अगर इंडियन स्टूडेंट्स का देखा जाए तो लिविंग लाइफ और सेफ्टी को देख करके रशिया और पार्टिकुलरली नालचिक में कैसा है, मतलब सेफ्टी पर्पस से देखा जाए तो? देखिए, मैं रशिया में, मेरे को ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए हैं, 10 साल। जुलाई 2015 में मैं आया था और ऑलमोस्ट 2025 पार हो गया है।
तो रशिया में मुझे नहीं लगता कि इंडियंस के लिए कोई अनसेफ जगह है यहाँ, ठीक है। सेफ्टी है, बिल्कुल अच्छी सेफ्टी है, अभी तक तो कोई ऐसा स्टूडेंट को कबर्दिनो बाल्गेरिया में भी अगर मैं स्पेशली बात करूं कोई इशू नहीं आया टिल नाउ तक। कोई भी स्टूडेंट को यहाँ पे ना लोकल से ना यूनिवर्सिटी से कोई इशू स्टिल अब तक फेस नहीं किए हैं बच्चे। हाँ, अगर बच्चा क्लास नहीं जा रहा है, बच्चा गलत चीज़ों में पड़ गया है, गलत चीज़ें मतलब जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उन सब चीज़ों में बच्चे को हर जगह ही परेशानी है, सिर्फ कबर्दिनो में नहीं, हर जगह। तो इन सब चीज़ से अगर आप दूर रहते हो, क्लास प्रॉपर जा रहे हो, तो कबर्दिनो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। ऐसा बोलते हैं, ऐसा कहावत है कि अगर आप कबर्दिनो बल्गेरिया से डिग्री नहीं ले पाओगे तो कहीं से नहीं ले पाओगे। जी भैया। और भैया जैसे जो बच्चे आते हैं मिडिल क्लास फैमिली से, कुछ चाहते हैं कि घर पे बर्डन उतना ना पड़े, तो इधर पार्ट टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटी है क्या? देखिए, पार्ट टाइम जॉब आपको सब मिल जाएंगी, सब सारे शहर में मिलेंगी। पार्ट टाइम जॉब भी डिपेंड करती है आप किस तरीके की कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो कुछ बच्चे हैं जिनकी लाइक फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है घर से, तो वो अपने पेरेंट्स को लोड नहीं देना चाह रहे। बाकी मेरे हिसाब से ये उनका प्रायोरिटी काम नहीं है। वो अगर यहाँ पे आए हैं तो मेरे हिसाब से 3-4 साल का बैकअप लेके ही आते होंगे, पेरेंट्स भेजते ही होंगे कि भाई हमारे पास 3-4 साल की व्यवस्था है, आपको कोई इशू नहीं आएगा, बाकी बाद में देखेंगे, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं जो डिलीवरी कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आप यहाँ पे डॉक्टर बनने आए तो ये काम आप पे सूट नहीं करेगा। बाकी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसी कंडीशन है। पार्ट टाइम तो हर जगह मिलेगा। रशिया में अगर आपको पार्ट टाइम जॉब करना है तो आपको रशियन लैंग्वेज आनी जरूरी है, वो मैंडेटरी है, क्योंकि आप कहीं भी जॉब करने जा रहे हो वहाँ पे आपको रशियन लैंग्वेज लगेगी। तो जितनी आपकी फ्लुएंसी रशियन लैंग्वेज में होगी तो आपको पार्ट टाइम जॉब में ईजी रहेगा। अच्छा। और भैया यहाँ से जब 6 साल पूरे होने के बाद जब यहाँ से बच्चा अपना डिग्री लेके जाता है, तो क्या वो इंडिया में एफएमजी के लिए ही वैलिड होगा कि यूएसएमएलई भी दे सकता है, यूके के एग्जाम, कनाडा के एग्जाम भी दे सकता है क्या वो? बिल्कुल बिल्कुल, यूएसएमएलई दे सकता है, प्लेब दे सकता है, कबर्दिनो बाल्किरिया से पढ़ा हुआ बच्चा। इवन मेरे एक बैचमेट गुड़िया है, एक लड़की है उत्तर प्रदेश से, उसने यूएसएमएलई फर्स्ट स्टेप निकाल भी लिया है, मेरी ही बैचमेट 2023 पास आउट। तो बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से सारी एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है कबर्दिनो बाल्किरिया, तो कोई इशू नहीं आने वाले इन सब चीज़ पे चलते आपको। और भैया अपन लोग को हॉस्टल जैसे मिलते हैं, वो चाहे गवर्नमेंट रहे चाहे प्राइवेट, प्राइवेट में तो भैया पता है अपने एक्सपेंसेस भाई लगाते हैं वो लोग और अपनी सुविधाएं लेते हैं। गवर्नमेंट हॉस्टल में भैया अपन लोग को क्या फैसिलिटीज मिलती हैं? देखिए, इस चीज़ को मैं आपको ना दोनों उससे क्लेरिफाई कर देता हूँ। प्राइवेट हॉस्टल का क्या सीन होता है कि यूनिवर्सिटी के पास गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं होते, तो जो काउंसलर यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफिशियल्स होते हैं, वो उनको जिम्मेदारी दे देती है, आपकी जिम्मेदारी है, आप बच्चों को कहाँ रखोगे, आप हमें बता दीजिए बस कि यहाँ पे रख रहे हो आप, और हमें अपडेट होना चाहिए। वहाँ पे क्या रेंट आएगा, क्या एक्सपेंसेस आएंगे, वो काउंसलर डिसाइड करता है। मोस्टली जो प्राइवेट हॉस्टल्स हैं, एवरेज कॉस्ट उनकी $1000 तक जाती है पर ईयरली, 10 महीने का या फिर 12 महीने का, वो यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो $1000 अराउंड 90,000 के करीब होते हैं INR आज की करेंसी के हिसाब से। तो इतना आपका ईयरली हॉस्टल्स में प्राइवेट में जाता है। अगर कोई आपको प्राइवेट हॉस्टल सजेस्ट कर रहा है कि हम वहाँ पे प्राइवेट हॉस्टल है, तो इतना आप अपना बजट लेके चलिएगा। ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि कुछ काउंसलर्स मैस मैंडेटरी करते हैं, और कबर्दिनो बाल्किरिया में मैस मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो मैस ही नहीं है, सिंपली मैं बताऊँ। कैफ़े था एक, वो अभी रनिंग पे नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे मैस अवेलेबल नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर कोई ओपन होगा तो आप लोगों तक वीडियोस, यूट्यूब, सब लोगों को पता लग जाएगा। तो किसी भी काउंसलर को मैस का पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है कबर्दिनो बाल्किरिया में, क्योंकि तो भैया खासकर। बहुत लोग मैसेज मेरे को भी करते हैं कि भैया मैस है ना, मैस है ना, क्योंकि उन लोगों में वैसा दिमाग में सेट कर दिया देखिए, जाता है मैस कि ज़रूरी नहीं है हाँ, खाना खाने के लिए। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आपको बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे जो आपके खाना बनाने में हेल्प करेंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं जो अपना मेस का क्या कह सकते हैं, छोटे-छोटे 5 बच्चों को खाना खिला रहे हैं, 10 बच्चों, वो अपने फाइनेंशियल्स को देखकर अपना पार्ट टाइम कर रहे हैं, वो भी एक पार्ट टाइम कर रहे हैं अपना बच्चा। तो उनसे ज्वाइन कर लेते हैं। कोई 10 बच्चों को खाना खिला रहा है तो वो मंथली उसको पे कर देता है। तो मेस का तो कबर्दिनो में नहीं है, आपको पता ही है सारी चीज़ें। हाँ, खाना बनाना आप सीख जाते हो यहाँ पे आने के बाद फ्रेंड्स वगैरह के साथ, और वो एक्सपेंसेस कम भी पड़ते हैं मेस के मुकाबले। जी भैया। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है।
सीन? एक सवाल आपका रह गया। जी भैया। मैंने प्राइवेट हॉस्टल का बताया, अब हाँ, बात करते हैं गवर्नमेंट गवर्नमेंट हॉस्टल का। का। हाँ। गवर्नमेंट हॉस्टल जितने भी हैं वो एवरेज 15-20 हज़ार तक कॉस्ट होती है हर रशिया के हर गवर्नमेंट हॉस्टल की, जितनी भी जगह हैं। हुँ। और उनमें देखिए आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट भी मिल सकते हैं, आपको इंडियन स्टूडेंट भी मिल सकते हैं। कोई भी काउंसलर इंक्लूडिंग मी आपको ये कह रहा है कि हाँ आपको मैं ये रूम दिलवा दूंगा, आप दोनों दोस्तों साथ रहना, मैं 2 रूम सीटर दिलवा दूंगा, नहीं। ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि बच्चे को कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, ठीक है। हाँ, अगर आपके सोर्सेज अच्छे हैं 2-4 तो आप यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो हो सकता है वो आपके कहने पे बच्चों को शिफ्ट कर दे अच्छी जगह या फिर जहाँ बच्चा चाहता है वहाँ पे। बाकी कोई भी, आप ये प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। कोई भी काउंसलर अगर आपसे ये कह रहा है कि बहुत अच्छा रूम मिलेगा, आरओ का पानी मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये सब चीज़ें बहाने हैं और बच्चों को अट्रैक्ट करने की चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें 15-20 हज़ार साल का खर्चा होता है हॉस्टल का, तो उसमें क्या-क्या फैसिलिटी मिलेंगी बच्चे को, तो वो खुद उस हिसाब से देख सकता है। बच्चे को बेड मिलता है, अलमारी मिलती है, एक कुर्सी मिलती है, टेबल मिलती है। बाकी तो चीज़ें बच्चे को अपने अपने रज़ाई, आप तकिए हाँ। वगैरह ये सब चीज़ें तो बच्चे के पर्सनल कम्फर्ट हैं, ठीक है? तो वो खुद भी खरीद सकता है और उनकी खुद की चॉइस है। तो सरकारी हॉस्टल जो गवर्नमेंट हॉस्टल होता है, थोड़े से उसमें आपको इश्यूज़ यहाँ पे आ जाते हैं कि आपको रूममेट कोई डिफरेंट मिल सकता है हुँ। और थोड़ा हो सकता है वो अनहाइजीनिक हो सामने वाला, हुँ। ठीक है? ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि आपको क्या चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हैं। और भैया अगर यहाँ बच्चा आता है तो उसका क्या सीन है? मतलब कि जैसे जो 6 साल की उसकी ट्यूशन फीस बन रही है, हुँ। तो एक साथ उसको पे करना है कि सेमेस्टर वाइज़ कि देखिए, एनुअली? बिल्कुल मैं आपका सवाल बिल्कुल समझ गया। हुँ। अगर आप एक साथ पे कर दो पूरे साल पैकेज, तो जो भी फ्लक्चुएशन होता है हर साल, इन्फ्लेशन जो आता है करेंसी में, फीस में 1 से 5% का, हुँ। वो आपको पे नहीं करना पड़ता है। वो हुँ। बिल्कुल जो फीस स्ट्रक्चर आप फर्स्ट ईयर में आपको दिया जाएगा, अगर आप 6 साल की फ़ी पे कर रहे हो, तो वही रहेगा पूरे 6 साल। अगर आप ईयरली पे कर रहे हो, तो ईयरली आपका 1 से 5% तक फीस बढ़ सकती है, हर यूनिवर्सिटी की, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की, ठीक है? मतलब मैं सारी यूनिवर्सिटीज़ की नहीं कह रहा हूँ, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की इंक्लूडिंग कवर्दिनो बढ़ सकती है फीस 1 से 5% तक। फॉर एग्जांपल इस साल की फीस 3,24,000 थी, तो हो सकता है उनकी फीस अगली साल वो 3,24,000 से 3,35,000 हो जाए, हुँ। 3,40,000 हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। मतलब 5% तक का इन्फ्लेशन आ सकता है। उसके अलावा कबर्दिनो बाल्केरिया में ईयरली फीस सबमिट होती है, सेमेस्टर वाइज नहीं होती है। तो ये बहुत बच्चों का मिथ है। बहुत सारे काउंसलर्स ऐसे हैं जो बच्चों को बताते हैं कि आप सेमेस्टर वाइज फी पे कीजिए और पैसे ले भी लेते हैं। वहाँ बच्चा यहाँ पे आने के बाद सरप्राइज हो जाता है कि उसको अब एक सेमेस्टर और पे करना है, क्योंकि यहाँ पे तो सेमेस्टर वाला ऑप्शन ही नहीं है। तो वो पेरेंट्स पे बर्डन आ जाता है, लोड आ जाता है। या तो भैया ईयरली पे करें या तो या एक साथ पूरी पूरे 6 6 साल की साल की अगर पे अफ़ोर्ड कर पा रहे हैं तो जी, पे जी, कर जी, दें। बिल्कुल, बिल्कुल। और भैया स्टूडेंट वीज़ा यहाँ रशिया का कैसे, मतलब कितना दिन लगता है और क्या प्रोसेस देखिए, है? अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस आए हैं। अभी आज हुँ। 28 आज 28 सितंबर है। अभी रिसेंटली लास्ट वीक के कुछ अपडेट्स हैं कि बहुत ज़्यादा लोड है रशियन एम्बेसी पे। तो नॉर्मल वीज़ा जो है रशिया का, हुँ। किसी भी शहर में जाएँगे 10 से 12 वर्किंग डेज़ लग रहे हैं, ठीक है? अर्जेंट वीज़ा जो होता है वो 5 से 6 दिन में लगता है। उसकी कॉस्ट अलग आती है और नॉर्मल वीज़ा की कॉस्ट अलग आती है। प्लस कबर्दिनो बल्गेरिया के जितने भी आसपास की सिटीज़ हैं, जिसमें नॉर्थ कॉकेशियन, नॉर्थ ओसेटियन, व्लादिकफ्काज़, मखशकला, दागिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कबर्दिनो बल्गेरिया स्टेट यूनिवर्सिटी, कुबान स्टेट तक, हुँ। यहाँ का वीज़ा आपको 12 वर्किंग डेज़ में मिलता है, जिसमें से आप सैटरडे, संडे हटाएँगे, तो टोटल डेज़ जो कॉस्ट होगी वो वीज़ा की ये आएगी। अच्छा भैया। टोटल डे जो होंगे वीज़ा के ये आएँगे। मतलब ये 12 से 13 दिन में एक बच्चे का आ हाँ, जाएगा वीज़ा। मतलब वीज़ा एवरेज 12 वर्किंग डेज़ है, मतलब 15 दिन, 16 दिन आप लगा सकते हैं। और भैया मतलब अगर एक बच्चा चाह रहा है स्टार्टिंग से स्टार्ट करना, तो वो अगर आपसे कांटेक्ट कर रहा है तो उसको क्या-क्या डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं कि तब कृष्णा भैया से वो कांटेक्ट करे यहाँ एडमिशन लेने देखिए, के लिए? आप अगर आपके माइंड में प्लान बन भी रहा है रशिया आने का, तो सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट मैंडेटरी होता है। हुँ। आधार कार्ड वगैरह ये सब टेम्परेरी है। हुँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे लास्ट ईयर भी, और जो बच्चे आधार कार्ड पे, जिन काउंसलर्स ने, खुद के मेरे 2 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने आधार कार्ड बेसिस पे अप्लाई किया था। एक उत्तराखंड की स्टूडेंट है, उन्होंने किया था और उनको अपडेट भी किया गया था कि इस तारीख तक आपको अपना पासपोर्ट देना है, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो जो डिले हो जाते हैं उनका एडमिशन आधार कार्ड वाले जो डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाइड होते हैं वो नहीं होते हैं। हुँ। पासपोर्ट आपका मैंडेटरी है सबसे पहले, 12th क्लास की मार्कशीट अपोस्टाइल होनी चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से, हुँ। वो आपके काउंसलर ही कराते हैं, उन्हीं की ड्यूटी होती है वो, ठीक है। उसके अलावा आपका नीट रिजल्ट, आप पास क्वालिफाई होने चाहिए नीट रिजल्ट में, और आपका एक फ़ोटो। ये 4 बस। डॉक्यूमेंट लगते हैं, नीट, पासपोर्ट, 12th मार्कशीट और फ़ोटो। ये आपके रजिस्ट्रेशन और एडमिशन प्रोसेस में भी यही लगते हैं डॉक्यूमेंट्स। ओके भैया। भैया और प्रोसेस क्या होता है? जैसे अगर आप प्रोसेस हाँ।
प्रोसेस देखिए, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन में भी यही सेम डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, पासपोर्ट, नीट और 12th क्लास की मार्कशीट। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर इशू करती है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, एडमिशन लेटर इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर फॉर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के लिए वो एडमिशन लेटर मैटर नहीं करता है। वो तो बच्चे आधार कार्ड पे भी निकलवा लेते हैं, बच्चे मीन्स जो भी काउंसलर हैं उन, लेकिन मेन चीज़ होती है आपका इन्विटेशन। अगर यूनिवर्सिटी आपका इन्विटेशन प्रोवाइड करे मीन्स आपका एडमिशन 100% कन्फर्म है। ओके भैया, और भैया फिर इनविटेशन निकलने के बाद, और भैया ये एडमिशन से लेटर आने के बाद 1 हफ्ते के अंदर एडमिशन लेटर आ जाता है जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं। एडमिशन लेटर के बाद 18 वर्किंग डेज में इनविटेशन आता है यूनिवर्सिटी से। हर यूनिवर्सिटी का एक अलग प्रोसेस है। यहाँ पे 18 वर्किंग डेज में आता है कबरजीनों में, बाकी किसी में 10 वर्किंग डेज में आ जाता है, 5 में भी आ जाता है, ठीक है, किसी में 1 महीने का भी लगता है। और कुछ कंट्रीज दूसरी कंट्रीज से लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझसे बांग्लादेश के स्टूडेंट बहुत कनेक्ट करते हैं, उनका इनविटेशन 40 वर्किंग डेज में आता है। मतलब जब वो अप्लाई करते हैं उसके बाद 40 वर्किंग डेज में उनका इनविटेशन आएगा, फिर वीज़ा प्रोसेस चलेगा। ओके भैया, और भैया इनविटेशन आने के कितने दिन बाद आपका वीज़ा लग जाता है? इनविटेशन के बाद तो आप नेक्स्ट डे वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। आपको एक HIV लगती है, HIV आपको करानी पड़ती है। अब HIV रिपोर्ट करानी पड़ेगी, आपको फोटो लगेंगे, और आप नेक्स्ट डे अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद 12 वर्किंग डेज, 14 वर्किंग डेज। लेकिन भैया इनविटेशन आने के बाद काउंसलर के हाथ में फिजिकल सारे डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाने चाहिए, हाँ, वीज़ा लगने के लिए। टिल जस्ट जैसे आपको अगर पता लग रहा है कि आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, कोई ज़रूरत नहीं है अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट देने की। मुझे भी नहीं, मैं भी अगर आपसे कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट भेज दे, कोई ज़रूरत नहीं। जब आपका इनविटेशन आपको आ जाता है, जब आपका काउंसलर अपडेट करा कि आपका इनविटेशन आ गया, आप अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए, वीज़ा लगने जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, तब आप प्रोवाइड कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स। उससे पहले अगर आप करते हैं और आपका एडमिशन नहीं होता है और आप पैसे भी दे देते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है फिलहाल। भैया मेरे को बहुत सुनने में आया है हाँ। कि इनविटेशन ये एडमिशन लेटर निकलने से पहले रजिस्ट्रेशन के बीच में कि काउंसलर आधे से ज्यादा जो इंडिया में है वो पैसे ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, ताकि डॉक्यूमेंटेशन ले फिर लेते बच्चा कहीं और उसके पास ऑप्शन भी नहीं हाँ। रहता है। तो वो दिक्कतें बच्चे को फिर बाद में फेस करनी पड़ती हैं। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप एक यूनिवर्सिटी के साथ साथ दूसरी यूनिवर्सिटी भी सेलेक्ट कीजिए। इन केस 90% अगर आपका एडमिशन एक में हो रहा है, 10% नहीं भी हो रहा है, तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी पे एटलीस्ट आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि अगर मेरा यही नहीं हुआ तो मैं यहाँ जा सकता हूँ, ठीक है। तो इन्विटेशन आ रहा है तो फिर आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए कि आपका एडमिशन 100% कन्फर्म हो गया है। और अगर आपका इनविटेशन नहीं आया है तो आप टाइम भी हो गया, इनविटेशन भी नहीं आया, तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी सर्च करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मींस आपका एडमिशन नहीं हुआ है। अच्छा भैया, अब भैया वीज़ा लगने के 1 से 2 हफ्ते के अंदर बच्चे यहाँ फ्लाई कर जाते हैं। वीज़ा लगने के बाद ये भी डिपेंड काउंसलर पे करता है कि वो बैच कैसे निकालता है। ग्रुप में निकाल रहा है, सिंगल स्टूडेंट निकाल रहा है, या फिर 10 दिन का वेट करके निकाल रहा है, नेक्स्ट वीज़ा लगने से 2 दिन बाद निकाल रहा है, ठीक है। तो ये भी उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वीज़ा लगने के बाद उस पर डेट होती है कि आप इतने दिन तारीख के बाद एंट्री कर सकते हो रशिया में, तो उस तारीख के बाद आप कभी भी आ सकते हो। आपके पास 90 दिन का वीज़ा होता है, टेम्प्रेरी वीज़ा, जो यहाँ पे रशिया में आने के बाद एक्सटेंड होता है 1 साल के लिए, ठीक है। तो 90 दिन में से अराउंड आपके पास 45 डेज रेस्ट बचे होने चाहिए वीज़ा में, तब आप यहाँ पे आइए, तब आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा 1 साल का। अगर आप 45 डेज नहीं, आप 10 दिन बचे हैं वीज़ा में, 20 दिन बचे हैं और तब आ रहे हो, तो मुश्किल होता है वो वीज़ा एक्सटेंड कराना, तो फिर आपको वापस जाना पड़ेगा, फिर से वीज़ा लगवा के 90 दिन का फिर आना पड़ेगा। तो ये भी एक चीज़ गौर करने वाली है आप लोगों के लिए। और ऐसा देखा है मैंने भी खुद, और मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जो भैया की बैचेस आती हैं उसमें ऐसा कोई भी आपको लड़का या स्टूडेंट देखने को नहीं मिलेगा कि जो अकेले ट्रैवल करे, ठीक है। भाई वो लड़का रहे चाहे लड़की, ठीक है, अगर पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा है तो दिक्कतें आती हैं अकेले फेस करने में। मैंने बहुत देखा है कि बहुत बच्चे अकेले आते हैं, लेकिन हम लोग खुद आए अभी जो इस ईयर में बैचेस आई हैं उसमें भी भैया सबको ग्रुप में ही लाए हैं, और कोई ना कोई कंसल्टेंसी का साथ में ही था, चाहे वो वर्किंग पार्टनर हो चाहे जो भी हो। भैया खुद आए हैं बैच को लेकर के, तो भैया रहते हैं क्योंकि भाई वो सेफ्टी रहती है, भैया को रशियन आती है अच्छी प्रॉपर बोलने एकदम, ताकि कुछ भी दिक्कत हो भैया संभाल सके। नहीं, वो उसका रीज़न शिवम ये भी है क्योंकि मैंने बच्चों से उस चीज़ का चार्ज लिया है, तो मेरी ड्यूटी है सब चीज़ करने का टिल तब तक बच्चा क्लास में सेफली नहीं बैठता, ठीक है। देखिए, हर काउंसलर अलग अलग हैं, मेरे कुछ प्रिंसिपल्स हैं तो मैं उन पे फॉलो कर रहा हूँ, उन पे चल रहा हूँ। तो मेरी ड्यूटी है बच्चों को सेफली क्लास में बैठाने तक की, तो मैं उनके साथ ट्रैवल करता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप लेके चलता हूँ। बाकी कोई ना कोई टीम का मेंबर आता ही है मेरे साथ, बच्चों के साथ आते हैं। अगर मैं पहले आ जाता हूँ तो मैं यहाँ पे रिसीव करूँगा, अगर मैं
इंडिया में हूँ, बैच वहाँ से निकाल रहा हूँ, तो हम्म। यहाँ पे कोई ना कोई मेरा टीम का मेंबर रहेगा उनको रिसीव करने के लिए, या वहाँ से उनके साथ कोई ना कोई आएगा। तो ये भी एक जिम्मेदारी वाली चीज़ है। लेकिन भैया अगर ऐसा कोई सर्कमस्टांस होता है किसी के साथ कि वो उस समय नहीं आ पा रहा है, कुछ भी, वो फिर हाँ बच्चे का पर्सनल हाँ, फिर वो रीज़न हो बच्चे का जाएगा। पर्सनल वो है। अगर अगर कहता है कि मैं अकेले ट्रैवल कर सकता हूँ, तो अकेले भी कर सकते हो, हम्म। कोई ऐसा वो नहीं है, वो अगर बच्चे की चॉइस है। बाकी हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि बच्चा ग्रुप में निकले, बैच में निकले, ताकि हम उसके साथ रहें, तो उसको कोई इश्यू ना आए इमिग्रेशन पे, एयरपोर्ट पे सेफली वो ट्रैवल करे। और भैया वीज़ा एक्सटेंड का क्या है, 1 ही साल तक होता है कि भैया पूरा 6 साल हो नहीं, जाता 6 है? साल भी हो जाता है। आपको पीसीसी लगता है, आपका जो भी पुलिस क्लियरेंस होगा इंडिया से कि आपके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये नहीं है, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा बड़ा है। तो आप ईयरली भी करा सकते हो, 2000 रूबल में होता है एक्सटेंड पूरे साल का वीज़ा यहाँ पे आने के बाद। तो मेरे हिसाब से ईयरली बेटर ऑप्शन है। अच्छा भैया। और भैया कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता पर्सनल दीजिए। एक्सपीरियंस मेरा ये है, आप जिसके भी थ्रू आएँ, अच्छे से आएँ। आपका एडमिशन होना ज़रूरी है। डज़न्ट मैटर आप कौन से काउंसलर से कनेक्ट कर रहे हैं। आपको हर काउंसलर दूसरे काउंसलर की बुराई बताएगा। वो आपको अट्रैक्ट ये करेगा कि आप हमारे थ्रू एडमिशन लीजिए, हमारी पावर इतनी है, हम यहाँ ये कर सकते हैं, हम वहाँ ये कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आप बच्चों से कनेक्ट कीजिए। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स से उस यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे हैं, उनके इंस्टाग्राम से, उनके यूट्यूब से कनेक्ट कीजिए, उनसे पूछिए क्या एक्सपीरियंस है उनके काउंसलर्स के साथ, वो कैसे आ सकते हैं। तो ये आपको ईजी वे पड़ेगा आने के लिए। आपका एडमिशन मैटर करता है, काउंसलर नहीं, ठीक है। पैसे सब लेंगे, आप स्टूडेंट के थ्रू आओगे, किसी को स्टूडेंट को अपने डॉक्यूमेंट भेजोगे, वो भी कहीं ना कहीं घूम फिर के यूनिवर्सिटी में लग ही जाते हैं डॉक्यूमेंट, लेकिन वो आपका कमीशन कट हो जाता है। बट बेटर ऑप्शन ये है कि हाँ, आपका एडमिशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से आपको एक छोटा सा वो है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा आप कर सकते हो। बाकी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है कबर्दिनो बल्गेरिया का। मैं टिल नाउ रशिया में ही हूँ, मेरे को 10 साल हो गए और मेरे को रशिया पसंद है। और प्लस काम भी कर रहा हूँ बच्चों का, कबर्दिनो में रह रहा हूँ, पीजी कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरे को ऑलरेडी 1 साल कंप्लीट हो गया मेरे पीजी का। तो चीज़ें स्मूथ हैं, अच्छी हैं। मैं बच्चों के लिए यहाँ पे हूँ, कुछ भी दिक्कत होता है कैसा भी है तो मैं यहाँ पे ऑल टाइम अवेलेबल हूँ। हॉस्टल में ही रहता हूँ मैं, कोई अपार्टमेंट वगैरह नहीं रहता। हाँ, अगर कुछ काम होता है तो मैं भले ही अपार्टमेंट चले जाता हूँ, लेकिन हॉस्टल में बच्चों के साथ ही रहता हूँ। तो ये ईजी है बच्चों के लिए। बच्चों को कोई भी शिकायत होती है, मुझे बच्चे रास्ते में पकड़ लेते, भैया ये भैया वो, ठीक है। तो मैं उनको सॉल्व करता हूँ। और मैं ये एक मेरे लिए भी है, क्योंकि मैं भाई बच्चों से पैसा लिया हूँ और वो मेरी जिम्मेदारी है जब तक वो यहाँ पे हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं बच्चे को सपोर्ट नहीं करता हूँ अगर वो लड़ाई झगड़े कर रहा है या फिर कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में है। उसके अलावा मैं पूरा अपना 100% देने को तैयार हूँ जब तक बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है। कोई यूनिवर्सिटी में उसको इश्यूज़ आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में इश्यूज़ आ रहे हैं, कहीं भी जब तक यहाँ पे बच्चा है उसके लिए मैं फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर कोई बच्चा अपना पर्सनल रीज़न की वजह से यहाँ से निकाला जा रहा है, लड़ाई झगड़े गलत चीज़ों की वजह से, तो उसमें मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता बच्चों को। ठीक है भैया। वह यहाँ का वेदर का क्या सीन है मस्त एकदम, रशिया और पर्टिकुलरली नालचिक के? मस्त है एकदम। और नालचिक तो साउथ में आता है रशिया के। यहाँ पे मतलब ऐसा बोलते हैं गर्म इलाका बोलते हैं यहाँ को। और अभी मोस्टली दूसरे शहरों में ऑलमोस्ट माइनस टच करने वाला है रशिया के, लेकिन अभी हमारे कबर्दिनो में 10-15 डिग्री है प्लस में। और अच्छा वेदर है। नेक्स्ट मंथ से स्नो हो जाएगी, दिवाली के बाद अक्टूबर एंड तक स्टार्ट हो जाएगी, टिल फरवरी तक स्नो रहती है। -15 मैक्सिमम जाता है, आपको पता है। उसके अलावा गर्मियों में 30, 32, 35 तक जाता है। मस्त वेदर बहुत अच्छा है। मेरा जो फेवरेट वेदर है रशिया का वो समर्स है, अप्रैल, मई और जून। ये 3 महीने मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट वेदर रहता है रशिया का, ऑल ओवर रशिया का, सिर्फ कबर्दिनो का नहीं। यहाँ तो थोड़ी सी गर्मी भी होती है और दूसरी जगह में बेस्ट एक नंबर। और भैया वेकेशन का क्या सीन है यहाँ? देखिए कब कब घर जा सकते हैं? वैकेशन एक तो आपकी 25 दिसंबर से स्टार्ट होती हैं, जो चलती है आपकी 20 जनवरी तक। लेकिन ड्यूरिंग उस वेकेशंस में आपके एग्जाम्स भी होते हैं। तो ये आप अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं यूनिवर्सिटी, वो जब आप रशिया आते हो तो आपको पता लगता है। यूनिवर्सिटी अगर आपके अच्छे मार्क्स है तो एग्जाम भी नहीं देने देती है, आपको बोल देती है ठीक है आप मत दीजिए। तो आपके पास वो पूरी छुट्टी हो जाएंगी 25 दिन। तो आप इंडिया तब भी जा सकते हो, यहाँ रुकना चाहे यहाँ रुक सकते हो। हालांकि उन छुट्टियों में बच्चे घर कम जाते हैं, दिसंबर वाली विंटर वेकेशंस में। और बाकी जुलाई और अगस्त आपकी प्रॉपर छुट्टी होती है, 5 जुलाई से लेके 30 अगस्त तक। आप उस टाइम पे अपना ट्रैवल कर सकते हो इंडिया के लिए। यहाँ पे रुकना चाहें यहाँ पे रुक सकते हो। हॉस्टल आपको मिलता है, हॉस्टल से नहीं निकाला जाता, पूरे साल का हॉस्टल होता है, आप पे करते हो तो अच्छा ही। भैया क्योंकि बहुत काउंसलर ये बता के लाते हैं बच्चों को कि तुम्हें जो जुलाई अगस्त वाला मतलब वो समय चलता है उसमें तुम्हें इंडिया जाना कंपलसरी है। नहीं कवर। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल इंगुस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी,
वहाँ पे बच्चे नहीं रुक सकते, अच्छा। उनको घर जाना ही है छुट्टियों में। हम्म। और बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। किसी की फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं होती हैं, और वो सस्ती यूनिवर्सिटी में जाता भी इसीलिए है कि हम्म। वो आगे अपना बजट सेट कर ले, और फिर उसको एकदम लोड बढ़े कि घर जाना है, उसको घर जाना है, तो फिर वो दिक्कतें हैं। यहाँ पे रुक सकता है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है, फिर घर वाले नहीं बुला रहे हैं, उसका मन है यहाँ रुकने का, तो वो रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। हाँ, तो मैं अब वीडियो को एंड करते हुए यही बोलना चाहता हूँ कि भाई, भैया का डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक, व्हाट्सएप नंबर, सब चीज़ पड़ा है। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ऑप्शंस रहने के बावजूद अगर एक स्टूडेंट को, एक पेरेंट्स को चाहता है तो जेन्युइन एडमिशन, ठीक है, तो मैंने लिया है। और इनफैक्ट जो मेरा दोस्त इस समय वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है वो खुद एडमिशन लिया है, ठीक है। तो जेन्युइन एडमिशन अगर चाहिए तो भाई मैं तो साफ साफ बोलता हूँ, कृष्णा भैया, ठीक है। बाकी तो चॉइस तो खुद हाँ, की बाकी उनकी चॉइस आप लोगों की है, ठीक है। पहले पूछिए सबसे, ठीक है, स्टूडेंट्स ही बता पाएंगे रियली जो भैया ने बोला कि यहाँ क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि अपन लोग एक्सपीरियंस ले रहे हैं ना कि काउंसलर, ठीक है। तो यही है। और भैया से बात ये भी पूछ लेते हैं कि भैया को अगर कोई इंडिया में कांटेक्ट करना चाहे, मिलना चाहे फिजिकली, तो कहाँ मिले भैया? तो भैया। मेरा ऑफिस नोएडा में है, गौर सिटी मॉल के सामने ऑपोजिट है, NX1 में। एड्रेस आप शो हो रहा एड्रेस होगा। लिख देंगे शिवम, बाकी मेरा नंबर भी लिख देंगे। आपको कोई भी कैसा भी क्वेश्चन है, आप शिवम से कनेक्ट कर लीजिए, किसी मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर लीजिए। हाँ, मैं कुछ समय में, मतलब कुछ टाइम होता है जब मैं बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ तो रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, और बच्चों की शिकायतें हैं कि सर आपने रिप्लाई नहीं दिया था, तो हम इसलिए दूसरे के थ्रू आ गए। तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अगर मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ तो शायद मैं कॉल रिसीव करूँ ऑन टाइम पे और आपको चीज़ें गाइड कर पाऊँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको सही लगे। आपको अगर अब्रॉड आना है, बिल्कुल वी आर रेडी। सो ठीक है, ठीक कोई है, दिक्कत थैंक नहीं, यू ठीक भैया है। थैंक यू आज सो के मच, लिए। थैंक यू सो मच शिवम। ठीक है, तो व्लॉग को एंड करते हैं भैया के अंदाज में। जय श्री जय श्री महाकाल, महाकाल, हर 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 महादेव। महादेव।